नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 9 की बात में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। डोनाल्ड ट्रंप बार बार नोबेल पुरस्कार के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। वो साथ युद्ध में शांति करवाने का दावा भी करने तैयार थे, लेकिन बावजूद इसके उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। इस बार की शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है, जो वेनेजुएला की लोकतंत्र समर्थक नेता है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार के लिए उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में क्या नहीं किया। उन्होंने हर युद्ध में खुद को शांति करवाने वाला मसीहा बताया। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 इस बार वेनेजुएला की लोकतंत्र समर्थक नेता मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने कहा कि यह सम्मान उन्हें वेनेजुएला के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए उनके अथक संघर्ष और देश को तानाशाही से लोकतंत्र की ओर ले जाने के लिए प्रयासों के लिए दिया गया है। मचाडो ने विपरीत परिस्थितियों में भी लोकतंत्र की ज्योति जलाए रखी और निरंकुश शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण संघर्ष जारी रखा। समिति ने उन्हें लैटिन अमेरिका में नागरिक साहस की असाधारण मिसाल बताया है। एक समय पर विभाजित विपक्ष को एकजुट कर उन्होंने वेनेजुएला में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मांग को राष्ट्रीय आंदोलन का रूप दिया। छत्तीसगढ़ में 25 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी होगी। 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी। इसके लिए मजबूत प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जाएगा। पूरी पारदर्शिता के साथ किसानों को समय पर भुगतान भी होगा। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक संपन्न हुई, जिसमें खरीफ वर्ष 2025-26 के लिए धान खरीदी को लेकर सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। साथ ही कुछ और भी प्रस्ताव पास हुए। इस बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसकी जानकारी दी। कैबिनेट के अहम फैसले: 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक होगी धान खरीदी। 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होगी धान खरीदी। 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा तक की जाएगी खरीदी। इस साल ई-केवाईसी आधारित पंजीयन अनिवार्य। कृषि मंत्रालय के एग्रीस्टेक पोर्टल में होगा पंजीयन। पंजीयन की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2025 निर्धारित। 23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का डिजिटल क्रॉप सर्वे पूरा। टोकन तुम्हार हाथ ऐप से ऑनलाइन टोकन की भी सुविधा। बायोमेट्रिक सिस्टम से की जाएगी धान की खरीदी। किसानों को भुगतान 6 से 7 दिनों के भीतर किया जाएगा। 2739 खरीदी केंद्र के माध्यम से होगी धान खरीदी। केंद्र प्रभारी के तौर पर अधिकारियों की होगी नियुक्ति। शून्य सूखत के रूप में 5 रुपए प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि। नए और पुराने जूट बारदानों की होगी समुचित उपलब्धता। 73 लाख मीट्रिक टन चावल लक्ष्य निर्धारित किया गया। धान की रिसाइकलिंग रोकने भी सरकार उठाएगी बड़ा कदम। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होगा स्थापित। धान की अवैध आवक को रोकने के लिए चेकिंग दल का होगा गठन। धान के उठाव, परिवहन और भौतिक सत्यापन में होगी पारदर्शिता। बैठक में महत्वपूर्ण रूप से राज्य के किसानों से खरीद विपणन वर्ष 2025-26 में धान खरीदी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य शासन के द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश के किसानों से 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को उत्सव के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इस दौरान किसानों को कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, जिससे बचने के लिए सरकार ने अपनी तरफ से अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। कैबिनेट में भी किसानों के मुद्दे पर फोकस दिखाई दिया। उम्मीद की जा रही है कि इस बार अन्नदाता इस उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले और बिना किसी दिक्कत के अपनी मेहनत का फल पा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से शुरू हो रहे धान खरीदी के उत्सव की तैयारियां जोरों पर है। कैबिनेट की बैठक में धान खरीदी से जुड़े कई अहम फैसलों को
मंजूरी दी गई। इस बीच कांग्रेस ने 3,286 रुपए में धान खरीदी की मांग फिर से दोहराई है, जिसके बाद भाजपा और कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ गई है। धान खरीदी को लेकर सरकार ने कमर कस लिया है। दूसरी ओर इससे लेकर सियासत भी खूब हो रही है। विपक्ष ने धान के समर्थन मूल्य में हुई वृद्धि को एमएसपी के साथ जोड़कर देने की मांग कर दी है। कांग्रेस की मांग है कि किसानों से 3,286 रुपए की दर से धान खरीदना चाहिए। अब इस मसले पर भाजपा और कांग्रेस खुलकर आमने सामने आ गए हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज 1 नवंबर से 3,286 रुपए की दर से धान खरीदी की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर सहकारिता मंत्री केदार कश्यप कहते नजर आ रहे हैं कि किश्तों में न्याय का ढोंग करने वालों को हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से सरकार ने वादा किया 3100 रुपए धान प्रति कुंटल देने का, केंद्र सरकार ने 2 बार बढ़ाई समर्थन मूल्य, एक बार 117 रुपया और उसके बाद 69 रुपए, दोनों को मिला दे तो कुल मिलाकर 3286 रुपए होता है। इसलिए सरकार को अपने 3100 रुपए के अलावा केंद्र सरकार की बढ़ाई हुई राशि 117 प्लस 69 रुपए, कुल मिलाकर 3286 रुपए सरकार को किसानों के खाते में प्रति कुंटल के हिसाब से देना चाहिए। जिन लोगों ने किस्तों पर किसानों के साथ में न्याय करने की योजना बनाई, वो अब हमको सुझाव दे रहे हैं कि हमें क्या करना है। हमें क्या करना है, हम अपने किसानों के साथ में हैं और किसानों के हित के लिए जो कार्य हमको करना है वो हम कर रहे हैं। अब यदि उनको ज्ञान बांटना है तो उन जगह पे जाकर ज्ञान बांटें जहां पर कांग्रेस की सरकार है और वो किन किन चीज़ों में वो कुछ नहीं कर पाए, वो पश्चाताप यात्रा वो निकालें एक जगह। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए धान खरीदी सबसे बड़ा उत्सव होता है। इस बार धान खरीदी की शुरुआत 15 नवंबर से होने जा रही है, लेकिन इस बार 3,286 रुपए में खरीदी की मांग भी तेज होती नजर आ रही है। बहरहाल धान खरीदी पर वार पलटवार की सियासत से अलग जरूरी है कि धान खरीदी की व्यवस्थाएं बेहतर हो, किसानों को किसी भी तरह परेशानी का सामना न करना पड़े। गौरव शर्मा, रायपुर। बस्तर ओलंपिक के बाद अब सरगुजा ओलंपिक होने वाला है। आदिवासी अंचलों में खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए आयोजन किए जा रहे हैं, लेकिन मैदान पर जंग होने से पहले ही सियासी रार छिड़ गई है। आखिर सरगुजा ओलंपिक को लेकर क्यों हो रही सियासत, ओलंपिक के आयोजन पर क्या कहते हैं जिम्मेदार, देखिए हमारी एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के आदिवासी अंचलों में लगातार खेल प्रतिभाओं को तलाशने और तराशने में जुटी है। बस्तर ओलंपिक के जरिए आदिवासी अंचलों में खेलों को लेकर सकारात्मक वातावरण भी बना। बस्तर ओलंपिक में बड़ी संख्या में आदिवासी युवा शामिल हुए। कई नई खेल प्रतिभाओं को आगे लाने में सफलता भी मिली। अब बस्तर की तर्ज पर सरगुजा में भी ओलंपिक का आयोजन होने जा रहा है। सरगुजा के दूरस्थ अंचलों में आदिवासी खेल प्रतिभाओं को तलाश कर उन्हें आगे लाना सरकार की मंशा है। इसीलिए जल्द ही ब्लॉक स्तर से लेकर जिले और संभाग स्तर तक सरगुजा ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। शासन की कोशिश है कि दूरस्थ अंचलों की प्रतिभाओं को इस माध्यम से आगे लाया जा सके, लेकिन अब सरगुजा ओलंपिक के आयोजन पर भी सियासत की छाया पड़ गई है। उप मुख्यमंत्री और खेल मंत्री अरुण साव जहां सरगुजा ओलंपिक के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को अवसर मिलने की बात कह रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस बस्तर ओलंपिक में ट्रैक शूट घोटाले की तर्ज पर सरगुजा ओलंपिक में भी घोटाले की बात को दोहरा रहे हैं। सरगुजा ओलंपिक कराने का भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है, तो निश्चित रूप से खेल प्रतिभाओं को तलाशने का और तराशने का दोनों का काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को अवसर मिले, अपनी पहचान बनाए। पहले बस्तर ओलंपिक नाम से खेल कराए, हमने शुरू में ही पहले कह दिया था कि बस्तर ओलंपिक नाम से जो खेल करा रही है वो बस्तर को इसलिए चुना है ताकि वहां भ्रष्टाचार किया जा सके। सरगुजा ओलंपिक का आयोजन कर अब फिर सरगुजा के नाम से फिर एक नया भ्रष्टाचार का दुकान ये सरकार खोलने जा रही है।
छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। बस्तर के आर्चरी और मलखम्ब के खिलाड़ी देश भर में आज अपना नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे में सरगुजा की खेल प्रतिभाओं को इससे आगे बढ़ने में काफी मदद मिलेगी। बड़े आयोजन पर विवादों की छाया ना पड़े, इसीलिए जरूरी है कि तमाम प्रक्रियाओं में पारदर्शिता का पूरा ख्याल रखा जाए, साथ ही योग्य खिलाड़ियों को प्रोत्साहन भी मिले। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ इस बार अपना राज्य स्थापना दिवस बेहद खास अंदाज में मनाने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर की शाम रायपुर पहुंचेंगे और 1 नवंबर को आयोजित होने वाले राज्योत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री प्रदेश को 2 बड़े तोहफे देंगे। पहला नवनिर्मित विधानसभा भवन और दूसरा देश का सबसे बड़ा आदिवासी संग्रहालय। ये दोनों ही सौगात जनता को भेंट करेंगे। इस कड़ी में पीएम मोदी के दौरे को लेकर छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा का आज निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नए विधानसभा भवन के निर्माण को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा के दौरान गाय को जल्द ही राजमाता का दर्जा देने की बात की थी। अब उनके इस बयान को लेकर सियासत शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सीएम साय के इस बयान को लेकर बड़ा बयान दिया है। बैज ने इस घोषणा को राजनीतिक स्टंट बताते हुए कहा कि गाय को राजमाता का दर्जा देने से बीजेपी के पाप धुलने वाले नहीं है। उन्हें आरोप लगाया कि गायों की वास्तविक हालत खराब है। प्रदेश में 5 लाख गाय गायब है और 2500 से अधिक गौवंश की मौत हो चुकी है। गौवंश के लिए न रहने की जगह न खाने की। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ गाय के नाम पर राजनीति कर रही, जबकि कांग्रेस ने 10,000 से अधिक गौठान शुरू किए थे। जब बीजेपी का जन्म भी नहीं हुआ था तब से हम गाय को गौ माता कहते हैं। आगे बैज ने कहा सरकार को माफी मांगनी चाहिए, प्रोपेगेंडा नहीं करनी चाहिए। को लेकर प्रदेश में जो सियासत है वो एक बार फिर से तेज हो चुकी है। जी हां, लगातार गौवंश को लेकर एक और जहां भारतीय जनता पार्टी के अपने दावे हैं, जहां पर गौ माता राजमाता का दर्जा देने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वही प्रदेश में लगातार देखा गया कि सरकार चाहे जिसकी भी हो, गौठान और गौधाम को लेकर प्रदेश में सियासत हमेशा उसका जो पारा है हाई रहा है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी सीधे बात करेंगे। गौधाम गौठान दोनों चीजों पर आखिरकार गाय ही टारगेट क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार गौ माता के नाम से सिर्फ प्रोपोगेंडा और सिर्फ राजनीति करते आई है। असली गौ माता और गौवंश के लिए तो काम कांग्रेस की सरकार में हुई, जहां 10,000 से अधिक गौठाने पूरे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने बनाए। उनका चारा, पानी, रख रखाव, देख रेख, उनके चरवाहे, महिला समूह को कांग्रेस की सरकार ने डिप्यूट किया था। देखिए, मुख्यमंत्री जी राजमाता का नाम दर्जा देकर मतलब एक सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी पैदा नहीं हुई है, बनी नहीं है, तब से हम गाय को गौ माता के नाम से पुकारते हैं। आज भी गौ माता को हम प्रणाम करते हैं। तो पीसीसी चीफ दीपक बैज को आपने सुना, जहां एक और गायों की मौत और 5 लाख गौवंश की बात कांग्रेस पार्टी लगातार उठा रही है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने राजमाता का दर्जा देने की बात गौवंश को लेकर कही है, जिसे लेकर प्रदेश में लगातार जो सियासी पारा है वो हाई होता नजर आ रहा है और आगे चल के इसे लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को उठाने की बात भी जो है वो कह रही है। कैमरामैन मलकित के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनने की इच्छा लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं कभी नहीं कहूंगा कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है। ऐसा कौन कहेगा कि मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता? पहले भी मेरा नाम चला था। 2.5 साल के मुद्दे पर मीडिया ने लगातार मुझे बनाए रखा। बाकी पार्टी का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, पर आप ये कहोगे कि मुख्यमंत्री आप नहीं बनना चाहते हो, ऐसा कहो तो कौन कहेगा?
दोनों चीज में बहुत फर्क है और वो बात सामने हो। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, पर आप ये कहोगे कि मुख्यमंत्री आप नहीं बनना चाहते हो, ऐसा कहो तो कौन कहेगा। दोनों चीज में बहुत फर्क है और वो बात सामने हो। विकास के नाम पर खोदे गए गड्ढे और उन्हीं में फंसी ग्वालियर की उम्मीदें। झांसी बाईपास को लेकर सिकरौदा तक फ्लाईओवर की बातें तो हो रही है, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती है। जनप्रतिनिधि मीटिंग पे मीटिंग किए जा रहे हैं, लेकिन शहरवासी घंटों ट्रैफिक में उलझे हुए हैं। आखिर कब खत्म होगा इंतजार और क्या यह विकास सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगा? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ग्वालियर की जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार विधायक और सांसद अपने नए नए फॉर्मूले लेकर आ रहे हैं, लेकिन फंड की कमी बहुत बड़ा मुद्दा है जो नगर निगम ग्वालियर के पास नहीं है। अब रायरू से दतिया होते हुए झांसी तक नेशनल हाईवे 44 के झांसी बाईपास पर ब्लैक स्पॉट खत्म करने के लिए अब सिकरौदा के साथ बिलौवा, झांसी बाईपास, अरू और कल्याणी तिराहे पर भी फ्लाईओवर बनेंगे। सांसद भारत सिंह ने इस संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर इनके प्रस्ताव दिए हैं। देखिए, मेरी यहाँ तक जानकारी में कि यहाँ हम समीक्षा करते हैं तो बड़ी परियोजना होती हैं। बड़ी परियोजना में कई प्रकार से कहीं लैंड एक्वायर करना पड़ती है, कई प्रकार से कहीं एनओसीओं में भी थोड़ी विलंबता के कारण बड़े प्रोजेक्ट धीमी गति से संचालित रहते हैं। और मैं समझता हूँ इस प्रोजेक्ट पर तीव्र गति से काम प्रारंभ हो गया है। वर्षा के कारण जो स्लो गति थी अब तेज गति हो गई है और आने वाले समय में जल्दी एलिवेटेड रोड जब पूरा होगा हमारे ग्वालियर को जो विकास की सौगात मिलेगी। गौरतलब है कि ग्वालियर शहर के विकास के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी कई बैठकें कर चुके हैं, लेकिन अभी सिर्फ कागजों पर ही प्लानिंग है। हकीकत में स्थिति कुछ और है। स्थानीय प्रशासन 3000 करोड़ की मांग कर रहा है, लेकिन पैसा देने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि ग्वालियर नेताओं की बलि चढ़ रहा है और जहां नेता लोग अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने आप को हिटलर साबित करने, अपने आप को वर्चस्व बनाने के लिए यहाँ जनता के साथ खिलवाड़ हो रही है। लोग आते हैं, लोग जाते हैं यहाँ, तो वो करते हैं, अपनी बैठकें करते हैं, शासन प्रशासन पे अपना रौब झाप के चले जाते हैं, लेकिन कुल मिला के ढाक के 3 बात होता कुछ नहीं है, क्योंकि बिना पैसे के कुछ होना नहीं है और भारतीय जनता पार्टी कंगाल हो, की सरकार कंगाल है। ग्वालियर या झांसी एवं दतिया से भीतरवार की तरफ जाने वाला ट्रैफिक जो डबरा शहर से गुजरता है, जिससे शहर में ट्रैफिक जाम के साथ साथ दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। हालांकि सिकरौदा चौराहे पर 50 करोड़ और करैरा में 48.19 करोड़ रुपए की लागत के फ्लाईओवर को स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन इस पूरी कोशिश और कवायद में सिस्टमैटिक प्लानिंग की कमी दिखाई दे रही है। जावेद खान, INS 24/7, ग्वालियर। पूरे देश की तरह ग्वालियर में भी धार्मिक आस्था का पर्व और पति पत्नी के प्रेम का त्योहार करवा चौथ श्रद्धा से मनाया जा रहा है। करवा चौथ के मौके पर जहां महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर हाथों में आकर्षक मेहंदी लगाई, तो इस मंगल अवसर पर ग्वालियर के सनातन धर्म मंदिर परिसर में पंजाबी समाज की सुहागन महिलाओं ने एक साथ करवा चौथ की परंपरा निभाते हुए चांद की पूजा करते हुए दिखी। खास बात यह है कि पिछले करीब 2 दशक से इस त्योहार को लेकर कई परिवार मिलकर एक साथ सनातन धर्म मंदिर में मनाते आ रहे हैं। 55 साल से लगातार इस व्रत को सभी लोग एक साथ जोड़े में पहुंचते हैं, जहां श्रेष्ठ जोड़ों को पुरस्कृत करने की योजना भी शामिल है। माहौल का मौके से जायजा लिया हमारे ग्वालियर संवाददाता ने। पूरे देश की तरह ग्वालियर में भी करवा चौथ का पर्व मनना शुरू हो गया है और ग्वालियर के ये सनातन धर्म मंदिर में आप देख सकते हैं कि एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। पंजाबी समाज के लोग यहाँ पर उनके करवे के साथ साथ करवा चौथ की पूजा करने के लिए बैठ गए हैं। कई जोड़े सुंदर अपनी ड्रेस और आकर्षक वेशभूषा में यहाँ पर बैठे हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सबको एक जैसी थालियां वितरित की गई हैं, पूजन सामग्री वितरित की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक करवे की पूजा चल रही है। किस तरह की पूजा है, ये कैसे कब से कर रहे हैं? चौथ की पूजा है, ये हमें जब से शादी होती है, शादी के बाद से ही शुरू हो जाती है। हस्बैंड के लिए 35 साल होने वाले हैं। पुरस्कार भी मिलता है यहाँ पर? पुरस्कार का पता पर यह है कि सब लोग मिलजुल के करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे 8-9 साल से आ रही हूँ। वैसे पहले घर पे ही कर लेते थे, पर यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। हाँ, सामूहिक ग्रुप में मतलब बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके, इसीलिए आने लगे हैं।
परंपरा ये पंजाबियों का त्योहार है कहते हैं ऐसा, लेकिन जो कार्यक्रम है करवा चौथ का ये सभी लोग इसको मानते हैं, पूरे पंजाब के अंदर मानते हैं, पूरे हरियाणा के अंदर मानते हैं। और अब तो जो है देश और विदेश के हर कॉर्नर से भी ये बहुत सारे लोग औरतें इसको रखती हैं। एक बात, दूसरा क्या है कि ये कोई पंजाबियों का निश्चित नहीं है, ये पंजाबियों का ही है। ये 13 वर्षों से हो रहा है करवा चौथ का व्रत। सुबह 4 बजे उठती हैं हमारी पत्नियां, सुबह से सरगी का प्रोग्राम रहता है इनका, फेनी मेन होती हैं, फेनियां बनती हैं सुबह, उसका सुबह स्वल बार कर लेती हैं, फिर सारा दिन व्रत रखती हैं, सारा दिन कुछ भी नहीं भूखे प्यासे रहकर रात में चांद को अर्घ देती हैं और 4 बजे ये पूजा का प्रोग्राम रहता है हमारा 13 वर्षों से। सब मालूम है हर बार कि ये मंगलसूत्र पहनना है, बेंदा लगाना है, पूरा तैयार होना है, तो बच्चे सब अपने आप ही करते हैं। तो ये करवा चौथ का एक सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। और ये ग्वालियर के सैम्बर जो सनातन धर्म मंदिर में यहाँ पर जो सीन है, और यहाँ जो मंदिर के बीच में यहाँ पर जो सुहागनें बैठी हुई हैं वो पूरा साज सामग्री का सामान लेकर बैठी हुई हैं। लेकिन करवा चौथ का दृश्य यहाँ ग्वालियर में एक रंगीन माहौल बनाए हुए और साथ ही परंपरा को जीवित भी किए हुए है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज़ ग्वालियर। बात मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के एक फैसले की। इंदौर खंडपीठ ने अनुशासनहीनता पर स्कूल के फैसले को सही ठहराया है। कोर्ट का यह फैसला सबक सिखाने वाला है। वहीं इस फैसले ने स्कूलों में अनुशासन और छात्रों के सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर नई बहस छेड़ दी। कोर्ट ने अनुशासनहीन छात्रों को 10वीं कक्षा में फिर प्रवेश नहीं देने का निर्णय पूरी तरह से सही माना है। मामला इंदौर के लिटिल वंडर्स कॉन्वेंट स्कूल का है, जहां 3 छात्रों के अनुशासनहीनता को लेकर स्कूल की कार्रवाई के खिलाफ पालकों ने कोर्ट में याचिका लगाई थी। इस मामले में इंदौर खंडपीठ के न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा की एकल पीठ ने 3 बच्चों के पालकों की ओर से दर्ज याचिका पर सुनवाई करते हुए छात्रों की याचिका को स्पष्ट शब्दों में खारिज कर दिया। मामले ने तब तूल पकड़ा जब छात्रों पर सोशल मीडिया में स्कूल और महिला शिक्षकों के खिलाफ अपमानजनक और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले मीम्स पोस्ट करने के गंभीर आरोप लगे। जांच के दौरान छात्रों ने अपनी गलती भी स्वीकार की। इसके बाद स्कूल की अनुशासन समिति ने उन्हें आगे की पढ़ाई की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके बाद परिजनों ने स्कूल के फैसले को राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के आदेश का हवाला देकर चुनौती दी, पर न्यायालय ने साफ कहा कि आयोग के आदेश सलाहकारी होते हैं, बाध्यकारी नहीं। टर्मिनेशन का जो रीज़न था वो ये था कि उन लोगों ने कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स करे थे टीचर्स के अगेंस्ट में। एक इंस्टाग्राम पे पेज बनाया था जिसमें टीचर्स के अगेंस्ट में बहुत वल्गर रिमार्क्स किए थे, वल्गर मीम्स बनाए थे और गाली गलौज की थी टीचर्स के खिलाफ, बाकी हायर मैनेजमेंट के खिलाफ। तो तीनों बच्चों को स्कूल ने टर्मिनेट कर दिया था, जिसके खिलाफ बच्चों ने एक याचिका दायर की थी हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने स्कूल के डिसीजन को सही माना है और बोला गया है कि अगर बच्चा 10th क्लास में भी होगा पर अगर गलत करेगा तो अनुशासन को देखते हुए स्कूल ज़रूरत की जो कार्रवाई कर सकती है उसके लिए स्कूल स्वतंत्र है। अनुशासन मेंटेन करना स्कूल का काम है, प्रिंसिपल का काम है, उसके लिए जो भी ज़रूरी कार्रवाई होगी स्कूल कर सकता है। और हाईकोर्ट ने इस ऑर्डर को, स्कूल के ऑर्डर को सही माना है। और अब आज के सबसे बड़े पर्व की बात करते हैं, करवा चौथ। जी हाँ, करवा चौथ का व्रत पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है अगर चांद नहीं दिखा, जैसे कि अभी तक नहीं दिखा है, तो फिर व्रत तोड़ने के क्या विकल्प हो सकते हैं। आइए जानते हैं इस बारे में। हमारे साथ जो है पंडित जी जुड़ने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है 8:30 बजे का समय दिया गया था, लेकिन चांद चूंकि अभी तक दिखा नहीं है और परंपरा यही है कि चांद के उगने के बाद चांद को देखकर ही जो है व्रत तोड़ा जाता है। चांद के जरिए अपने सुहाग को देखकर ये व्रत तोड़ा जाता है। तो आखिर इसके विकल्प क्या हो सकते हैं, चूँकि मौसम एक बार फिर जो है वो सुहागिनों पर के व्रत पर भारी पड़ रहा है। तो हमारे साथ आचार्य पंडित कमलेश मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है INH में आपका। पंडित जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी। आचार्य जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है INH में आपका। जी सादर धन्यवाद जी। तो आदरणीय आपसे एक सवाल यही बनता है, आज करवा चौथ है, पूरे देश में जो है वो करवा चौथ सुहागने जो है अपने सुहाग की सलामती के लिए मना रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल
मौसम ने जो है वो सुहागिनों के व्रत के ऊपर जो है वो अपना भारी छाया डाला है और अभी तक चांद के दर्शन नहीं हुए हैं। तो सभी सुहागिनों के मन में, व्रतधारियों के मन में ये सवाल कौंध रहा है कि आखिर अगर चांद के दर्शन नहीं होते हैं तो ये व्रत तोड़ने के दूसरे विकल्प क्या हो सकते हैं? जी, सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई हो और विशेष करके मातृशक्तियों को जो करवा चौथ का व्रत रखी हुई हैं, उनकी वो स्वस्थ रहें, सुखद रहें और उनकी लंबी आयु हो। जिस भी आशय से व्रत रख रही हैं, आज चूंकि जैसा आपने कहा कि मौसम के कारण चांद दिखाई नहीं दे रहा है, चंद्रमा, जिसके कारण बहुत से लोग परेशान हैं। ऐसे में उन मातृशक्तियों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर पंचांग में चंद्रोदय का एक समय होता है। जैसा कि आज चतुर्थी तिथि है, तो जिस समय भी चंद्रमा अस्त होता है, क्षमा करें, सूर्य अस्त होता है, उससे 4 घंटे के बाद का जो समय है वह चतुर्थी में चंद्रोदय का होता है। इसीलिए लगभग 9 बजे के आसपास सभी मातृशक्तियां 9 से 9:30 के मध्य में चंद्रमा को पूजन करें। प्रकृति में चंद्रमा भले बादल के कारण न दिखाई देते हो, लेकिन चूंकि चंद्र का स्थान निहित है, व्याप्त है, इसीलिए उनका पूजन करना चाहिए, अर्घ्य देना चाहिए और फिर अपना व्रत तोड़ना चाहिए। जी आचार्य जी, परंपरा तो यही कहती है ना कि पहले चांद को जो है वो छलनी के माध्यम से उनके जो है वो दर्शन करें सुहागिनें, उसके बाद जो है अपने पति की सुहाग की पूजा अर्चना करें। तो अगर यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर चांद नहीं दिखा तो पूजा किसकी करें सुहाग से पहले? हाँ जी, एक्चुअली दरअसल क्या होता है कि चंद्रमा तिथि पर निहित है, यानी चूंकि आज की तिथि समर्पित ही चंद्रमा को है, तो इसमें ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हम चंद्रमा नहीं देखेंगे अपने आंखों से तो हमारा व्रत अधूरा रह जाएगा। चंद्रमा, हमारा जो व्रत ही चंद्रदेव को समर्पित है, उनकी कला से, उनके गुणों के लिए। तो चूंकि इस प्रकृति से चंद्रमा अगर नहीं दिखाई देते हैं तो कला गुण जो है वो हट नहीं जाएगा। उसी प्रकार से उसका ये विधान है। और भगवान शिव का स्मरण करें, उनके मस्तिष्क में चंद्रदेव विराजमान है, तो उनका भगवान शिव को चंद्रोद्भाषित मूर गजम सुरपतिम पीयूष पात्रम महत, तो उनका भगवान शिव के मस्तिष्क में अब चंद्रमा का दर्शन करके और व्रत का पूजन करके और फिर व्रत तोड़ना चाहिए। जी, तो चूंकि आज चंद्रमा का ही दिन है, आचार्य जी जैसे कि बता रहे हैं, तो अगर चंद्रमा दिखाई नहीं भी देता है तो चंद्रोदय का समय मानकर, और सबसे बड़ा विकल्प जो उन्होंने बताया है कि चूंकि भगवान शिव के शीश में चंद्रमा विराजमान है, उस चंद्रमा का पूजन कर, दर्शन कर जो है अपना व्रत तोड़ सकती है। ये सबसे बड़ा विकल्प हमें आचार्य जी ने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइए मत, बने रहिए आई न्यूज़ 24/7 के साथ।